हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आपका एमसीएस क्लासेस में। जैसा कि कल हमारा टॉपिक था मध्य प्रदेश की जनजातियों का भौगोलिक विस्तार, जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। ठीक है, किस किस क्षेत्र में मध्य प्रदेश के किस किस क्षेत्र में जनजातियों का निवास स्थान होता है। ठीक है, यहाँ तक कि हम लोग ने देख लिए थे। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन कर दूं, शॉर्ट रिवीजन। ठीक है, कहाँ कहाँ पर मध्य प्रदेश की जनजातियों का भौगोलिक विस्तार था। सबसे पहले हमने पूर्वी जनजातीय प्रदेश देखे थे। ठीक है, इसमें कौन कौन सी जनजाति थी? कोल, ठीक, बैगा और गंवार। ये तीन जनजातियां मुख्यतः थी। इसके पश्चात दक्षिणी जनजाति प्रदेश, यहाँ पे कौन कौन सी थी? गोंड, बैगा, ठीक है, प्रधान, ठीक, कोरकू, फिर भारिया। ठीक है, कौन कौन से जिले आते थे इसमें? मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, ये जिले आते थे। और यहाँ पे कौन से आते थे? सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर। ठीक, क्लियर। पश्चात पूर्वी प्रदेश देखे थे हमने। यहाँ पे कौन सी? भील, भिलाला और पारधी, तीन प्रमुख जनजातियां थी। ठीक है, और पे कौन कौन से जिले आते थे? झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, धार। क्लियर। और चौथा क्षेत्र था यहाँ पर पे कौन सा? अन्य क्षेत्र, जिसमें श्योपुर और शिवपुर जिले आते थे। और इसमें कौन सी जनजाति निवास करती थी? सहरिया जनजाति, सहरिया और पारधी। ठीक है, क्लियर। आज हम इन्हीं में से अब दूसरा टॉपिक क्या है? मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां, विशेष पिछड़ी जनजातियां एवं घुमंतु जाति, घुमंतु जातियां, जनजातियों के कल्याण के लिए चलने वाली कौन योजना है। क्लियर। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक क्या है? भील जनजाति। कौन सी? भील जनजाति। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग बेसिक जानकारी देखते हैं। मध्य प्रदेश की जनजातियों का परिचय देख लेते हैं। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक बुनियादी आवश्यकताओं को, ठीक है, इत्यादि क्षेत्रों में पिछड़े लोगों को जनजाति की संज्ञा दी जाती है। जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक, सांस्कृतिक क्या होते हैं? पिछड़े होते हैं। ये संज्ञा दी जाती है किसकी? जनजातियों। क्लियर। अब देखते हैं जनजातियों के लिए कौन कौन से शब्द किस किस ने प्रयोग किए। सबसे पहले जो आदिवासी शब्द, डायरेक्ट फैक्ट पूछते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। आदिवासी शब्द किसने दिया था? सबसे पहले ठक्कर बाबा ने दिया। ठीक है, दलित शब्द किसने दिया था? साइमन कमीशन ने। कब आया साइमन कमीशन? तो 28 में, याद होगा आपको। हरिजन शब्द, हरिजन, ये हरिजन शब्द है। ये क्या? हरिजन शब्द किसने दिए थे? महात्मा गांधी जी ने दिए थे। पिछड़े हिंदू शब्द किसने दिया था? एस घुरिये ने दिया था। एस घुरिये ने क्या दिया था? पिछड़े हिंदू शब्द दिया था। उसके पश्चात विलीन मानवता शब्द, विलीन मानवता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? दास एंड दास ने किया। ठीक है, तो ये आपको ये याद रखना है। कौन से? आदिवासी शब्द किसने दिया? ठक्कर बाबा। आदिवासियों को मसीहा भी बोलते हैं, या आदिवासियों का गांधी भी बोलते हैं इनको। ठीक है, दलित, दलित शब्द किसने प्रयोग किया था? साइमन कमीशन ने। हरिजन शब्द किसने प्रयोग किया था? महात्मा गांधी जी ने। पिछड़े हिंदू शब्द किसने प्रयोग किया था? जी एस धुरिये ने। और विलीन मानवता शब्द किसने प्रयोग किया था? दास एंड दास ने। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं। अनुसूचित जनजाति शब्द, सबसे पहले जो एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब किसने प्रयोग किया था? ये भी साइमन कमीशन ने, किसमें? भारतीय संविधान में। ठीक है, आपको शेड्यूल्ड ट्राइब कहाँ मिलेगा? भारतीय संविधान। और साइमन कमीशन ने पहले इसका प्रयोग किया था। भारतीय जनजाति अध्ययन के पिता किसे कहा जाता है? शरद चंद्र राय को कहा जाता है। सबसे पहले इन्होंने टाइप को क्या किया था? के रीति रिवाज, कार्य पद्धति इत्यादि का अध्ययन किसने किया था? शरद चंद्र राय ने किया था। और आदिवासियों का मसीहा किसे? ठक्कर बाबा, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया। क्लियर। यहाँ तक के क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब जनजातियों का विकास। ठीक है, जनजाति हेतु पंचशील सिद्धांत किसने दिया था? नेहरू जी ने दिया था। आदिवासी बोली हेतु देवनागरी का सुझाव किसने दिया था? नेहरू जी ने दिया था। जनजाति हेतु उपयोजना का प्रारंभ कब से शुरू हुआ? पांचवी पंचवर्षीय योजना से। कब से? पांचवी पंचवर्षीय योजना। इसी समय कौन सा एक नारा लगा था? गरीबी उन्मूलन का नारा लगा था। कौन सा? गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? ये इंदिरा गांधी जी ने दिया था। और देखिए, और एक फैक्ट बताता हूँ आपको। गरीबी उन्मूलन जो यूएनओ ने जो ईयर डिक्लेयर किया था, वो 1996 था। कौन सा? 1996। ऐसे आपको फैक्ट है, आपको याद रखने। कभी भी एग्जाम में पूछ लेते हैं बोले, क्योंकि अभी आपको याद होगा
G20 की मीटिंग कहाँ पर हुई है? ब्राजील में हुई है। वहां पे एक गठबंधन बना है, गरीबी और वैश्विक भुखमरी के लिए एक अलायंस हुआ है, ठीक है, जो क्या करेगा, वो खत्म करने का प्रयास करेगा। ठीक है, कौन सा? गरीबी और भुखमरी को खत्म। ये हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी आते हैं। इस कारण गरीबी उन्मूलन ईयर चर्चे में है। तो कब मनाया था? यूएनओ ने घोषित कब किया था? 1996 में। क्लियर? हर साल यूएनओ कुछ ना कुछ घोषित करता है कि ये वाला साल इस चीज पे जाना जाएगा। जैसे 2023 किसके लिए? मोटे अनाज मिलेट्स के लिए जाना जाएगा। उसी प्रकार 2024 किसके लिए जाना जाएगा? उष्ण राष्ट्रों के लिए। ठीक है, एक बार क्लियर कर लेना आप लोग, उष्ण है ये। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा फैक्ट क्या है यहाँ पे? जनजातियों को राष्ट्रीय उद्यान में रखा जाए, इसका सुझाव किसने दिया था? वेरियन एल्विन ने दिया था। ठीक, क्लियर? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। मध्य प्रदेश के भीलों का अध्ययन, द भील। उन्होंने एक किताब लिखी, किसने? टीबी नायर ने। ठीक है, भील का अध्ययन किसने किया था? टीबी नायर ने। और इनकी जो पुस्तक का नाम क्या है? द भील। बैगा जनजाति का अध्ययन किसने किया था? वेरियर एल्विन ने किया था। ठीक है, कमार जनजाति या कंवार जनजाति का अध्ययन किसने किया था? कंवार कर लीजिएगा, श्यामचरण दुबे ने किया था। किसने? श्यामचरण दुबे जी ने किया था। पूर्व मंडला के गोंड जनजाति का अध्ययन किसने किया था? स्टीफन फिंच ने किया। ठीक है, थर्ड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ पर हुआ? 2013 को भोपाल में हुआ था। ठीक है, ये सब भील भील महोत्सव है, सॉरी भील महोत्सव है। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? 2013 भोपाल में। पूछ सकते हैं, है ना? बादल वही जनजाति संग्रहालय कहाँ पे मिलेगा आपको? छिंदवाड़ा में। कब बना था? 1964 में बना था, जिस समय जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हुई थी। ठीक है, अब ये कहाँ पर है? जो जनजाति संग्रहालय, जो कुछ कुछ आपको देखने को मिलेंगे। इंदिरा जनजाति संग्रहालय कहाँ पर? भोपाल में स्थित है। ठीक है, जहाँ पे 2135 कलाकृतियां विद्यमान है। क्लियर? चलिए यहाँ तक की क्लियर। देखो छोटे छोटे फैक्ट हैं, आपके एग्जाम की दृष्टि से आईएमपी कभी भी आपसे ये पूछा जा सकता है। चलिए देख लेते हैं अब। जनजाति अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित है? छिंदवाड़ा में। मूलतः 1964 में कहाँ पर था? छिंदवाड़ा में। फिर अब कहाँ पे आ गया? भोपाल में आ गया। कहाँ? इंदिरा गांधी जनजाति अनुसंधान संग्रहालय के आसपास आपको देखने को मिलेगा। ये पीएससी में क्वेश्चन भी। ठीक है, देखो ये लिखा भी है। एशिया का एकमात्र जनजातीय विश्वविद्यालय कहाँ पर है? इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय अमरकंटक अनूपपुर में। कब बना था? 2007-8 में। और पहला, विश्व का पहला जनजातीय विश्वविद्यालय कहाँ मिलेगा आपको? ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। तो आपको ये याद रखना है। क्लियर? चलिए, भारत का पहला आदिवासी संचार केंद्र कहाँ पर है? संचार केंद्र, ठीक है, कहाँ पर है? झाबुआ में है। भारत का पहला आदिवासी संचार केंद्र कहाँ पर देखने को मिलेगा आपको? झाबुआ में। विश्व की पहली भीली फिल्म कौन सी है? फैसला। फैसला कहाँ पे शूट की थी? झाबुआ में। का प्रथम जनजातीय सामुदायिक रेडियो केंद्र कहाँ पर मिलेगा आपको? अलीराजपुर भाबरा में। और भाबरा से कौन संबंधित है? आजाद संबंधित है। ठीक है, अब इसका नया नाम क्या हो गया? चंद्रशेखर नगर हो गया। तो विश्व का प्रथम सामुदायिक रेडियो केंद्र कहाँ पर है? अलीराजपुर में, भाबरा में। ठीक है, और मध्य प्रदेश का प्रथम आदिवासी मेडिकल कॉलेज कहाँ देखने को मिलेगा आपको? ये खंडवा में देखने को। कहाँ पे? खंडवा में देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश का प्रथम आदिवासी मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है? खंडवा में है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं हम लोग। अब आते हैं हम लोग भील जनजाति। बहुत ही आईएमपी है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति समूह है। ठीक है, सबसे पहले देखो उत्पत्ति किस शब्द से हुई? इल्लूर शब्द से हुई है। तमिल का शब्द जिसका अर्थ क्या होता है? धनुष। ये देख लीजिए, धनुष बना हुआ है ना? जाति है कैसी? प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट द्रविडियन। ठीक है, पोल से संबंधित रखती है, पोल से। तो कौन सी प्रजाति है इनकी? प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट है। प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट बहुत आईएमपी। ठीक है, और इनका प्रथम लिखित साक्ष्य कहाँ मिलेगा आपको? सोम। सोम ने लिखा है। एक प्राचीन काल के जो साहित्यकार हैं, उनकी एक किताब है, मध्यकालीन साहित्यकार है वैसे। कथा सरित सागर में इनका वर्णन है। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक की चीजें क्लियर हुई। अब देखिए, भील जनजाति मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में निवास करते हैं? सबको मालूम है, पश्चिमी प्रदेश में, जैसे कि हमने भौगोलिक विस्तार में पढ़ लिया है। ठीक है, देख लीजिए कौन कौन से जिले मिलेंगे आपको यहाँ पे।
झाबुआ, धार, ठीक है, अलीराजपुर, ठीक है, बड़वानी, देवास, खरगोन, खंडवा, इन जिलों में भील जनजातियों का क्या है, निवास स्थान। चलिए अब आते हैं, देखते हैं। सबसे पहले पंचायत का मुखिया कौन होता है, कोटवार होता है। ये छोटे छोटे शब्द हैं, पूछ लेते हैं। ठीक है, खाद्य पदार्थ इनका कौन सा, मक्का की रावड़ी और ज्वार। उपासना वाले पशु कौन से इनके, नाग। आस्था वाले पशु कौन से, घोड़ा। मकान को क्या बोलते हैं, कू। मोहल्ला जो होता है उसको फाल्या, और गांव को क्या बोलते हैं, पाल। तो ये मैं कह सकता हूँ, देख लीजिए आप, ये हो गया आपका पाल। ठीक है, और ये हो गया क्या, जैसे एक पाल हो गया तो उसमें कितने, चार फाल्या मान लो, मान लीजिए एक गांव में चार मोहल्ले हैं तो उनको क्या बोलेंगे, फाल्या। ठीक है, और इसमें एक एक घर है तो इसे क्या बोलेंगे, कू। क्लियर, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। सबसे बड़ा क्या होता है, पाल। पाल के बाद क्या होते हैं, फाल्या, और फाल्या के बाद क्या होते हैं, कू। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक, चलिए, विश्व प्रसिद्ध चित्र कौन सा है इनका, पिथोरा। कौन सा, पिथोरा। और जो पिथोरा लिखता है उसे क्या बोलते हैं, लिखंद्रा। फिर जो पिथोरा चित्रकारी करता है उसे क्या बोलते हैं, लिखंद्रा। और इनका नाम आपने सुना होगा, पेमा फाल्या। फाल्या कर लीजिएगा, आप मेंस के सिलेबस आ चुके हैं। पेमा फाल्या क्या करते हैं, पिथोरा चित्रकारी करते हैं। और इनका प्रसिद्ध वृक्ष कौन सा है, ताड़ी। तो क्या बनाता है, शराब बनती है इससे, ताड़ी से। ठीक है, शिल्प कला और कायस्थ कला क्या है कि दीवान्या है। ठीक है, ही संबोधन शब्द क्या बोलते हैं, मामा। कि किसी से बात करना है आपको तो वो क्या बोलेंगे, कैसे हो मामा, कहाँ जा रहे हो मामा, भाषा में बोलते होंगे ये। ठीक है, मामा उनके हर व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाने वाला एक शब्द है। ठीक है, प्रमुख देवता कौन से, राजपंथा। कौन है, प्रमुख देवता राजपंथा है। ठीक है, और प्रचलित प्रथा क्या है, दाफा प्रथा। इसको क्या बोलते हैं, वधु मूल्य प्रथा। और इसी को समाप्त करने के लिए साथीदार आंदोलन चलाया गया था। कौन सा? साथीदार आंदोलन। ठीक है, वधु मूल्य प्रथा को समाप्त कर। क्लियर, चलिए अब इनके देख लेते हैं हम लोग। सामाजिक संगठन। ठीक है, पितृसत्तात्मक समाज होता है, लेकिन महिलाओं को भी बराबर के अधिकार मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है, पितृसत्तात्मक समाज होने के साथ बाद भी यहाँ पे महिलाओं को उतने ही अधिकार मिलते हैं जितने कि पुरुष को है। ठीक है, अब इनके इसमें कौन कौन देखने को मिलेगा, अतक, उदक, गोट और कुल। कौन, अतक, उदक, गोट और कुल, आपको ये याद रखना है। ठीक है, कुल मतलब कि वो किस कुल से संबंधित है, मतलब उसका परिवार क्या है, गोट, उदक और अतक, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग, अब इनके प्रमुख व्यक्ति कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिख देता हूं मैं, यहाँ पे एक शब्द नहीं है, पटेल। ठीक है, पटेल ये क्या होता है, ग्राम का पटेल होता है। ये सम्माननीय व्यक्ति होता है, क्या होता है, सम्माननीय व्यक्ति। ठीक है, सामाजिक तथा प्रशासनिक कार्यों का संचालन करता है। तो सामाजिक तथा प्रशासनिक कार्यों का संचालन करता है। इसका जो पद होता है कैसा होता है, वो वंशानुगत पद होता है। कैसा होता है, वंशानुगत पद होता है। ठीक है, इसके पश्चात लिख लीजिए आप, तड़वी। ठीक है, तड़वी का काम क्या है, तो पटेल का सहायक होता है ये। तो पटेल के कार्यों को जो संचालित करने का या उसको एग्जीक्यूट करने का काम कौन करता है, तड़वी करता है। क्लियर, तड़वी के पश्चात टहला। टहला लिख लीजिए आप, टहला। अब टहला का क्या काम है, कि ग्राम का सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति होता है। पहला कौन होता है, ग्राम का सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति होता है। ठीक है, इसके बाद बड़म। ठीक है, क्या है, बड़म, ये क्या काम करता है, ये ओझा। ओझा मतलब कि झाड़ फूक वाला काम करता है। काम करता है, झाड़ फूक वाला काम करता है। इसके बाद कौन है, भगत, मदवी या बदबू। ये क्या, सबसे पवित्र व्यक्ति माना जाता है। ठीक है, पूजन उजन कार्य संबंध। पुजारो, पुजारो क्या काम करता है, उपचार, चिकित्सक का काम करता है ये। ठीक है, कोटवार क्या करता है, गांव की देखभाल या प्रशासनिक कार्यों को संचालित करने का कार्य करता है। ठीक है, इसके पश्चात क्या, गायक। गायक भी इनका सामाजिक संगठन में का काम क्या है, देवी देवताओं की गाथा सुनाने का काम करता है। देवी देवताओं की जो गाथा होती है उसे सुनाने का काम करता है कौन, गायक। ठीक है, इसके पश्चात क्या, भारती। और एक व्यक्ति याद रख लीजिएगा, रखना है आपको, भारती। अब ये भारती का काम क्या है, तो सामूहिक भोजन होता है। सामूहिक भोजन के अवसर पर वितरण व्यवस्था की, वितरण व्यवस्था का कार्य करता है। सामूहिक अवसर पर मान लीजिए किसी का
मृत्यु भोज कार्यक्रम चल रहा है, ठीक है, तो उसमें जो भी खाने का काम है वो कौन देखेगा, वो भारती नाम का व्यक्ति देखेगा। तो सबसे पहले कौन कौन है इसमें सामाजिक संगठन, पटेल, पटेल के बाद तड़वी, तड़वी के बाद डहला, डहला के बाद क्या है, बड़वा, क्या है, बड़वा, तो बड़वा के बाद फिर क्या आप याद रखना आपको, भगत, गुजारो, कोटवार, गायक और भारती, ठीक है, ये हो गया क्या इनका सामाजिक संगठन। इसके पश्चात देख लेते हैं इनकी उपजातियां कौन कौन सी। सबसे पहले भिलाला, बहुत आईएमपी पूछा जाता है पेपर में, डायरेक्ट क्वेश्चन है। बरेला, बटालिया, प्रतिहास, ठीक, भीली, पैगास, तड़वी। अब तड़वी क्या करते, अत्यंत कमजोर हैं, इस्लाम को इन्होंने ग्रहण कर लिया है, और कहाँ पर मिलेंगे ये आपको, पुनः शाजापुर आगर मालवा में, ठीक, जहां पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये तो भील जनजाति है, एकलव्य को अपना पूर्वज मानते हैं, किसको, एकलव्य को अपना पूर्वज मानते हैं। और एकलव्य कौन थे, मगध से संबंधित है ये, ठीक है, उस समय जब महाभारत जब चल रही थी, महाभारत में इनका नाम देखने को मिलता है। मगध के राजा थे, निषाद के पुत्र थे, किसके, निषाद के पुत्र थे, और द्रोण को इन्होंने अपना क्या माना था, गुरु माना था, और उन्होंने ही गुरु दक्षिणा के रूप में एकलव्य का अंगूठा मांगा था। आपने तो ये कहानी सुनी होगी, ठीक है। एकलव्य को क्या मानते, और एकलव्य सबसे बड़े धनुर्धारी थे, ऐसा माना जाता है। अर्जुन, विश्व प्रसिद्ध है अर्जुन। और ये जो भील है, भील जो जनजाति है, वो धनुष इनका प्रतीक चिन्ह है, इसलिए ये एकलव्य को क्या मानते हैं, अपना पूर्वज मानते हैं। और एक और सम्माननीय व्यक्ति थे इनके, पुंजा भील, ठीक है, पुंजा भील, इन्होंने महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी की युद्ध में क्या किया था, सहयोग दिया था, ठीक, क्लियर। एक दो फैक्ट ये याद आए तो मैंने आपको यहीं पे बता दी। उपजातियां कौन कौन सी इनकी, भिलाला, बरेला, पटालिया, रतिहास, भीली, बैगास, तड़वी। तो तड़वी क्या है, तड़वी इन्होंने ग्रहण कर लिया इस्लाम धर्म को, ये अत्यंत कमजोर श्रेणी में आते हैं, ठीक है। और एक लिख लीजिए उमड़ी, उमड़ी भी आपको गुना शाजापुर के आसपास देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं अब हम लोग, अब इनके प्रचलित नृत्य कौन कौन से हैं। सबसे पहले भगोरिया नृत्य, आपको मालूम है 7 दिन का नृत्य होता है, 7 दिन का नृत्य, ठीक है। भगोरिया, गोल गधेड़ो और जाड़िया, तीन इसकी श्रेणियां होती, भगोरिया, गोल गधेड़ो, फिर क्या है, गौरी नृत्य, घूमर नृत्य, बड़वा नृत्य और डोहा। भगोरिया को उत्सव के रूप में मनाया जाता है, इसी में भगोरिया हाट लगता है, आपको मालूम है फाल्गुन माह में, है ना, तो आपको ये याद रखना, ठीक है। तो इनके कौन कौन से नृत्य, भगोरिया, गौरी, घूमर, बड़वा और डोहा। घूमर कहाँ पर होते हैं, मुख्यतः राजस्थान में होता है, ये राजस्थान से संलग्न क्षेत्र है इनका, इसलिए ये घूमर भी कर लेते हैं, ठीक है। इसके पश्चात इनकी विवाह पद्धति देख लेते हैं, कौन कौन सी इनकी विवाह पद्धति है। सबसे पहले घर घुस्सी विवाह, ये क्या होता है कि लड़की लड़की क्या है, जबरदस्ती लड़के के घर में चले जाती, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, घर घुस्सी विवाह। इसी को क्या बोलते हैं, इसका अन्य नाम क्या है, आई भरन्या विवाह, आई भरन्या विवाह, ठीक है, आई भरन्या विवाह भी इनका दूसरा नाम देखने को। के बाद क्या है, घर मांगनी विवाह, ठीक है। ये मांगनी विवाह मतलब कि जो भजाड़िया जो मध्यस्थ रहता है, मध्यस्थ के रूप में, मीडिएटर जिसको बोलते हैं ना, भांज गाड़िया जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भांज गाड़िया, एक मध्यस्थ होता है, ये मध्यस्थता कराता है, ठीक है, वर और वधु के परिवारों के बीच में, इससे क्या बोलते हैं, घर मंगनी विवाह, ठीक है। और इसी में ही कौन सी प्रथा चलती है, दाफा प्रथा, जिसको क्या बोलते हैं, वधु मूल्य विवाह बोल सकते हैं। तो इसी को खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है, बताइए। अभी मैंने बताया था साथीदार आंदोलन, ठीक है, ठीक, क्लियर। अब इसके पश्चात आते हैं हम लोग क्या, घर जमाई विवाह। कौन सा, घर जमाई विवाह की लड़का लड़की के घर में जाकर के क्या करता है, निवास करता है, ठीक है। उसके पश्चात कौन सा, नात्रा विवाह, नात्रा विवाह आईएमपी है क्योंकि इसे विधवा विवाह कहा जाता है, कौन सा, विधवा विवाह। अब विधवा की जगह हम कौन सा शब्द यूज करते हैं, कल्याणी विवाह। माने माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने क्या बोला था, विधवा नहीं कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, कल्याणी कहा जाएगा, क्लियर, ठीक है। और एक विवाह लिख लीजिए आप, भगोरिया विवाह। भगोरिया उत्सव के समय जो विवाह होता है उसे क्या बोलते हैं, भगोरिया विवाह बोलते हैं। और एक विवाह लिख लीजिए,
लुगड़ा लाड़ी विवाह, लुगड़ा लाड़ी विवाह। ठीक है, ये क्या होता है, इसमें कपड़ों को भेंट करने के पश्चात शादी संपन्न कराई जाती है। ठीक है, और नेक्स्ट विवाह लिख लीजिए धारणा विवाह। कौन सा? धारणा विवाह। इसमें क्या होता है, एक से अधिक पत्नी रखने का क्या होता है, अधिकार होता है। इसे धारणा विवाह बोलते हैं। चलिए, हाँ, नृत्य में और एक दो तीन चीज और नृत्य में ऐड कर लीजिए आप इसमें। वीर बाल्या विवाह। कौन सा? वीर बाल्या विवाह, आईएमपी है। वीर बाल्या विवाह, लातमार साला, सॉरी, माल्या विवाह नहीं, वीर माल्या नृत्य है ये। ठीक है, लातमार साला नृत्य, लातमार साला नृत्य। फिर लिख लीजिए और एक फेफारिया नृत्य। फारिया नृत्य जो वाद्य यंत्र होता है फेफारिया, उसके साथ किए जाने वाले नृत्य को क्या बोलते हैं? फेफारिया नृत्य बोलते हैं। ठीक है, गरबी नृत्य दिवाली के समय किया जाता है। कौन सा? गरबी नृत्य। और एक नृत्य डोहा, हो गया डोहा। ठीक है, दूधिया नृत्य। ठीक है, कब होता है दूधिया नृत्य? भगोरिया हाट के समय जो किया जाता है, जो क्या बोलते हैं? दूधिया नृत्य बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अब हम लोग प्रमुख पर्व। प्रमुख पर्व कौन कौन से इनके? लोक पर्व, जिसको भगोरिया, चलावड़ी, नवाई और गल यात्रा। ठीक है, देखिए, भगोरिया नृत्य फाल्गुन माह में 7 दिवसीय नृत्य है। अब इसमें क्या क्या होता है? भगोरिया, गोल गधेड़ो और उजाड़िया। ठीक है, और इसी के अंतर एक नृत्य होता है, इसको कौन सा बोलते हैं? डोहिया नृत्य भी बोलते हैं। कौन सा? डोहिया नृत्य होता है भगोरिया महोत्सव के समय। ठीक है, क्लियर। एक होता है क्या? चलावाड़ी प्रमुख पर्व है। नबाई, ठीक है, गल यात्रा का पर्व है। कौन सा? गल यात्रा। ये क्या? मनोती पर्व है, और ये कब होता है? होली के दूसरे दिन होता है। कब होता है? होली के दूसरे दिन। क्लियर। डोहा, डोहा एक प्रमुख पर्व है, ये भी क्या है? एक मनोती पर्व है। कौन सा? डोहा, क्या है ये? मनोती पर्व है डोहा। क्लियर। चलिए और एक लिख लीजिए, ठोही पर्व। ठोही पर्व क्या है? ये भी मनौती पर्व है। ठोही क्या है? सॉरी, मनौती पर्व नहीं है ये इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, ताकि वर्षा अच्छी हो सके और कृषि में उत्पादन अत्यधिक हो। ठीक है, ये हो गए इनके क्या? प्रमुख पर्व। इसके पश्चात प्रमुख व्यक्तित्व कौन कौन से? टांट्या भील, आपने सुना होगा टांट्या भील। भीमा नायक जी सुना है आपने, रघुनाथ मंडलोई सुना है, एकलव्य सुना है, और पुंजा भील। और पुंजा भील, टांट्या भील आपको मालूम ही है, भारत के रॉबिन हुड। भारत के रॉबिन हुड 1857 की क्रांति में भाग लिया था। अम्बा पानी का युद्ध आपको याद होगा। ठीक है, भीमा नायक जी हिमालय का रॉबिन हुड दी जाती है इनको। इन्होंने भी 1857 की क्रांति में भाग लिया था। ठीक है, भीमा नायक के सहयोगी कौन थे? टांट्या भील। और इन्हीं के और सहयोगी थे खाज्या नायक, ठीक है, दौलत सिंह। ये सब क्या है? 1857 क्रांति में भाग लेने वाले प्रमुख जनजाति व्यक्तित्व हैं, तो आपको याद रखना है। टांट्या भील हम लोग विस्तृत से अध्ययन करेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में ही स्वतंत्रता आंदोलन में प्रमुख जनजाति व्यक्तित्व, ठीक है, और उनका योगदान क्या है। रघुनाथ मंडलोई सीता राम कंवर के साथ इन्होंने 1857 क्रांति में भाग लिया था। ठीक है, एकलव्य आपको मैंने बता दिया एकलव्य कौन थे। ठीक, फिर पुंजा भील महाराणा प्रताप के साथ हल्दी घाटी के युद्ध में के विरुद्ध भाग लिया था। ठीक है, ये चीज हो गई। अब इसके पश्चात देख लेते हैं अब प्रमुख जनजाति भी के तथ्य देख लेते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश तथा भारत की सबसे बड़ी जनजाति और संसार की सर्वाधिक रंगप्रिय जनजाति। पीली स्त्रियां सर्वाधिक गहने पहनती हैं। ठीक है, यह अपने आप को महाराणा प्रताप के वंशज मानते हैं। यह हिंदू संस्कृति से प्रभावित है। यह समगोत्र विवाह वर्जित होता है। और भीलों की पहचान क्या है? बांसुरी। ठीक है, भीलों की पहचान क्या है? बांसुरी। अब देख लेते हैं चित्रकला। ठीक है, क्या है इनकी? चित्रकला देख लेते हैं। एक चित्रकला आपको जैसे बताया पिथोरा। ठीक है, भित्ति पिथोरा चित्रकला है ये। ठीक है, इनके लिखने वाले को क्या बोलते हैं? लिखंद्रा बोलते हैं। मुक्ता घोड़े का इसमें चित्र बनाया जाता है। और प्रमुख कौन है? पेमा फाल्या और भूरी बाई। पद्मश्री भी मिल चुका है किनको? भूरी बाई जी को। पश्चात क्या? गोदरेज। गोदरेज भी इनकी चित्रकला है। ये क्या है? दीवारों पे पशु पक्षी एवं अस्त्र शास्त्र का चित्रांकन करते हैं। क्या गोदरेज में
पशु पक्षी अस्त्र शस्त्र का चित्रांकन कहाँ पे करते हैं? दीवालों में करते हैं। ठीक है, क्लियर। इसके पश्चात क्या है फिर यहाँ पे? गातला। क्या है? गातला। गातला क्या है? मृतक की याद में स्मृति चित्रकला है। जो भी व्यक्ति मर जाते हैं उनकी याद में क्या होता है? ये चित्र बनाते हैं। ठीक है, गातला जिसको बोलते हैं। अब देख लेते हैं इनके प्रमुख देवता कौन कौन से, लोक देवता जी। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको नाम लिख दे रहा हूँ लोक देवता के। लोक देवता सबसे पहले कौन से? इनके बाप देव। कौन से? बाप देव। ये क्या है? इंद्रदेव है। ये कौन से? इंद्रदेव है, बाप देव। ठीक है, इसके पश्चात ख्वाजा देव। ठीक है, ख्वाजा देव क्या है? दिवालियों में इनकी पूजा होती है। दिवाली में पूजा होती है, पशुओं को रोग से रक्षा करते हैं। जो पशु रोग होते हैं उनको रोग से निदान प्रदान करते हैं। ठीक है, फिर क्या है? गलदेव। गलदेव कौन से? इनके नरसिंह भगवान है। मानवों क्या है? मनोवांछित कार्य सिद्धि के लिए इनकी पूजा की जाती है। गलदेव की पूजा की जाती है। गलदेव की मनोवांछित कार्य सिद्धि के लिए। पश्चात क्या है? सावन माता और मलिया बाप देव। क्या है? सावन माता और मलिया बाप देव खेतों में स्थापना करते हैं इनकी। ठीक है, फिर क्या है? भैरव देव, चश्मा देवी, आईएमपी है ना, याद रखना हमको। होड़ा देवी, होड़ा माता प्राकृतिक प्रकोप से रक्षा करती गांव की। के पश्चात क्या? शीतला माता। कौन? शीतला माता। ये क्या करती है? शारीरिक रोगों से रक्षा करती है। किसकी? व्यक्ति की। ठीक है, तो ये हो गई क्या हमारी आज की भील जनजाति। तो हम लोग ने क्या क्या देख लिया, एक बार शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। यहीं से मैं बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, पूरे तथ्य देखें। इसके पश्चात जनजाति व्यक्तित्व कौन कौन से भील से? तो टांट्या भील, भीमा नायक, रघुनाथ मंडलो, एकलव्य, कुंजा भील। ठीक है, ये प्रमुख पर्व कौन कौन से? तो भगोरिया, चलावड़ी, नवाई, गल यात्रा, डोही। ठीक है, इत्यादि इनके क्या है? पर्व है। डोहा। ठीक। विवाह पद्धति कौन कौन सी? भगोरिया विवाह होता है इनका, लुगड़ा लाड़ी विवाह होता है। ठीक है, धारणा विवाह होता है, घरगुस्ती विवाह होता है, घर मंगनी विवाह होता है, घर जमाई विवाह और नातरा विवाह। इसके पश्चात कौन कौन से नृत्य करते हैं ये? तो भगोरिया नृत्य करते हैं, गौरी नृत्य नृत्य करते हैं, पड़वा नृत्य करते हैं, डोहा नृत्य करते हैं। ठीक है, क्लियर। इसके पश्चात वीर बाल्या नृत्य, लातमार विवाह करते हैं, तो लातमार नृत्य होता है ना। और इनकी उपजातियां कौन कौन सी? भिलाला, बरेला, पटालिया, हथियास, भीली, बैगास, तड़वी, उमड़ी, है ना। और इनके सामाजिक संगठन में कौन कौन सा? पटेल, तड़वी, टहला, पड़वा, पुजारो, भगत, कोटवार, बारात, भारती। ठीक। अब इनका सामाजिक संगठन क्या होता है? पितृसत्तात्मक समाज होने के साथ साथ महिलाओं को भी बराबर के अधिकार इन्होंने दिए हैं। ठीक है, और इनके सामाजिक संगठन क्या? अतक, उदक, गोट और कुल। ठीक, इसके पश्चात इन्हें विश्व प्रसिद्ध चित्र बनाते हैं। पिथोरा। प्रसिद्ध वृक्ष क्या है इनका? ताड़ी। शिल्प और कायस्थ कला दीवानिया कहलाते हैं। प्रिय संबोधन शब्द क्या है इनका? मामा। प्रमुख देवता क्या है? राजपंथा। प्रचलित प्रथा क्या है? दाफो, दाफा प्रथा, वधु मूल्य विवाह। ठीक है, पंचायत का मुखिया कौन होता है? कोटवार होता है। खाद्य पदार्थ क्या है इनका? मक्का की रावड़ी, क्योंकि मक्का सर्वाधिक उधर ही साइड होता है। कहाँ पे? झाबुआ के पहाड़ी क्षेत्र में। 11 जलवायु प्रदेश पड़ते हैं ना मध्य प्रदेश के, तो झाबुआ का पहाड़ी प्रदेश, तो वहीं पर क्या होता है? सर्वाधिक मक्का होता है। ठीक है, और मक्के का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा जिला करता है? छिंदवाड़ा जिला, याद रखिएगा। आस्था जो पशु है, आस्थाधारी जो पशु है, घोड़ा है। मकान को क्या बोलते हैं? कू बोलते हैं। मोहल्ला क्या कहलाता है? फाल्या कहलाता है। गांव को क्या बोलते हैं? पाल बोलते हैं। ठीक, कौन कौन से जिले में आपको देखने को मिलेंगे? जैसा कि यहाँ पे वर्णित है, धार, जाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, देवास, खंडवा, खरगोन में, है ना। और इनकी उत्पत्ति कौन से शब्द से हुई है? बताइए। विल्लूर शब्द से हुई है। हाँ, इनका एक फैक्ट याद रख लीजिए कि कितने 30% जनसंख्या, टोटल जनजातियों में 30% जनसंख्या किसकी है? भील जनजाति की। ठीक है, देखिए ये कभी कभी आपको तमिल शब्द देखने को मिलेगा, लेकिन कहीं कहीं कन्नड़ शब्द भी देखने को मिलेगा, लेकिन सामान्यतः उसका अर्थ क्या होता है? धनुष ही होता है। इनकी प्रजाति क्या? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति है। ठीक है, कौन कौन से क्षेत्र मिलेंगे? धार, जावो, रतलाम, निमाड़। और प्रथम इनका लिखित साक्ष्य कहाँ मिलेगा आपको? कथा सरित सागर में मिलेगा, जिसकी रचना किसने की है? सोम ने की है। क्लियर। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग एमसीएस क्लासेस। देखिए हम लोग आधे घंटे क्लास लेंगे बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, और कम समय में आपको अधिक से अधिक जानकारी देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज भील जनजाति हो गई, इसी प्रकार 10 लेक्चर में आपको सारी जनजाति करा दी जाएंगी।
ज़्यादा डिटेल इसलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि देखिए प्री में है, प्री में फैक्ट याद होना चाहिए बस। और जनजातियों को कोई समझा नहीं सकता है, केवल वो समझा सकता है कि हाँ इनका विवाह इस प्रकार का होता है, तो याद कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक हमने विवाह पढ़े, कौन सा विवाह? धारणा विवाह। अब धारणा विवाह होता क्या है? वस्तुतः ये कल्याणी विवाह है, यानी कि विधवा विवाह। तो आप इस प्रकार याद रख सकते हैं ना। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग एमजीएस क्लासेस। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास हमारी पूर्ण जनजाति। थैंक यू फॉर वॉचिंग एमसीएस क्लास। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एमसीएस क्लासेस में। जैसे कि आज हमारी क्लासेस होंगी किसकी? मध्य प्रदेश में जनजातियों का भौगोलिक विस्तार, ठीक है, जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। और आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 10। ठीक है, सिंपल सा होगा पढ़ाने का तरीका, बहुत सिंपल, सिंक्रोनाइज और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस हो। ठीक है, देखिए हम लोग ने जनजाति क्यों स्टार्ट किया है या ट्राइब क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि ये सेक्शन ऐसा है कि यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, और ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो आपने सुना भी नहीं होगा, है ना। और यही क्वेश्चंस आपको क्या करेंगे एग्जाम में, आगे बढ़ाएंगे दूसरों। ठीक है, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चंस आने तय ही हैं, और हर यूनिट से 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन तो आने ही हैं। इसलिए ये इजी भी यूनिट है और कठिन भी है, बस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे किस तरीके से पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्लियर। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या, यूनिट 10। अब यूनिट 10 में है क्या, मध्य प्रदेश की जनजातियां, विरासत, लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य। और इसका आज का हमारा पहला टॉपिक क्या है? मध्य प्रदेश में जनजातियां, जनजातियों का विस्तार या भौगोलिक विस्तार। ठीक है, पहला टॉपिक है ये। और उसके बाद दूसरा टॉपिक क्या है, जनजातियों की संवैधानिक स्थिति या फिर जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान, मतलब ट्राइब से रिलेटेड या जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित है उन सबको हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। और ये कैसी डिस्क्रिप्टिव क्लास होगी, कैसी डिस्क्रिप्टिव क्लास। इसके पश्चात हम जैसे ही ये यूनिट कंप्लीट होगी, इसके हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव लगा लेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव लगा लेंगे। चलिए देख लेते हैं हम लोग कि किस किस मध्य प्रदेश के किन किन जिलों में जनजातियों का प्रादेशिक वितरण है, किसका या भौगोलिक विस्तार है। ठीक है, किसका भौगोलिक विस्तार का जनजातियों। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे हम लोग क्या, पूर्वी जनजातीय प्रदेश, पूर्वी पूर्व जनजातीय प्रदेश। ठीक है, पूर्व। ठीक, अब देखते हैं, अब इसमें यहाँ पे कितने प्रतिशत जनसंख्या है, यहाँ पे 14% जनसंख्या है, यहाँ पे पूर्वी जनजातीय प्रदेश में। अब इसमें कौन कौन सी जनजाति आती, तो कोल। ठीक है, आपको याद रखना है ये बैगा। ठीक, बैगा के पश्चात क्या, कंवार। ठीक, ये तीन जनजातियां मुख्यतः आपको दिखेगी। अब इसके जिले कौन कौन से, तो सबसे पहले देखिए, सीधी, सिंगरौली, सीधी, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर। ठीक है, और क्या, इसमें कटनी भी आ जाता है। ठीक, तो कौन कौन से जिले हैं, तो सीधी, सिंगरौली, कटनी, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर। और कौन सी जनजाति मिलेगी आपको यहाँ पे, कोल जनजाति मिलेगी। ठीक है, अभी ये भौगोलिक विस्तार पढ़ रहे हैं हम लोग, और इसके पश्चात फिर प्रत्येक जनजाति को अलग अलग क्लास में हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है, और कैसा अध्ययन करेंगे, समग्र अध्ययन करेंगे। और कहाँ से लिया गया है ये सब, जैसे कि आपको मैं हर बार बताता हूँ, हिंदी ग्रंथ एकेडमी का डेटा है। कहाँ का, हिंदी ग्रंथ एकेडमी का डेटा। और साथ ही क्या, मध्य प्रदेश का जो जनसंपर्क वेबसाइट है, ठीक है, मध्य प्रदेश की जो जनसंपर्क वेबसाइट है, वहां से भी लिया गया है डेटा। क्लियर। चलिए, ये कौन सा प्रदेश हुआ, ये पूर्वी प्रदेश हुआ। ठीक, कौन सा, पूर्वी प्रदेश हुआ। इसके पश्चात देख लेते हैं दूसरा प्रदेश क्या है, दक्षिणी जनजातीय प्रदेश। कौन सा, दक्षिणी जनजातीय प्रदेश। अब यहाँ पे कितनी प्रतिशत जनसंख्या रहेगी जनजातियों की, 28.83% जनसंख्या। कितनी, 28.83% जनसंख्या। अब इसमें कौन कौन से जिले आएंगे, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल। ठीक, क्लियर। कौन कौन से जिले आएंगे, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल। अब इसमें कौन कौन सी जनजाति आएंगी, तो सबसे पहले गोंड, भारिया, छिंदवाड़ा में मिलेंगे आपको। ठीक है, फिर कोरकू भी मिलेंगे यहाँ पे आपको बैतूल में, मालूम होगा आपको। बैगा मिलेंगे, फिर बैगा की उप जनजाति या गोंड की उप जनजाति कौन सी, प्रधान मिलेंगे आपको,
भूमियां मिलेंगी। तो ये प्रमुख जनजाति आपको कहाँ मिलेगी? दक्षिणी मध्य प्रदेश में मिलेगी। ठीक, कितने प्रतिशत जनसंख्या इनकी? 28 दशमलव कितनी? 28.3%, 28.83% जनसंख्या। क्लियर। अब इसके पश्चात जो नेक्स्ट जो क्षेत्र होगा कौन सा? पश्चिमी जनजाति क्षेत्र। कौन सा? पश्चिमी जनजाति क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र होगा। ठीक है, पश्चिमी जनजाति। अब इसमें कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है जनजातियों की? 20.7% जनसंख्या। कितनी? 20.7% जनसंख्या। कौन कौन से जिले आएंगे? झाबुआ, अलीराजपुर, ठीक है, धार और बड़वानी। ये मुख्यतः 4 जिले आते हैं इसमें। किसमें? पश्चिमी जनजातीय प्रदेश में। अब इसमें कौन कौन सी जनजाति आपको देखने को मिलेगी? सबसे पहले तो भील। ठीक है, भील की उप जनजाति कौन सी है? भिलाला। ठीक है, भिलाला के पश्चात कौन सी है? पटालिया। ठीक, और पटालिया के पश्चात कौन सी है? पारधी। ये कहाँ मिलेगी आपको? पश्चिमी मध्य प्रदेश में। क्लियर। कितने प्रतिशत जनसंख्या? 20.7% जनसंख्या है। इसके पश्चात एक अन्य क्षेत्र हो जाएगा। कौन सा? ये मध्य भारत वाला क्षेत्र। ठीक है, मध्य भारत का क्षेत्र जिसको बोलते हैं हम लोग कौन सा? भिंड, मुरैना, ग्वालियर के आसपास, श्योपुर के आसपास। ठीक है, कौन कौन से जिले आते हैं इसमें? श्योपुर और शिवपुरी। कितने प्रतिशत जनसंख्या है यहाँ पे? तो 2.3% जनसंख्या है। कितनी? 2.3% इनकी जनसंख्या। कौन कौन से जिले? श्योपुर और शिवपुरी। कौन कौन सी जनजाति रहेगी यहाँ पे? सहरिया और पारधी। दो मुख्य जनजाति आपको देखने को मिलेगी यहाँ। क्लियर? क्लियर हुआ स्टूडेंट? देखिए, अब इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? तो देखिए, इसका पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल है। क्या? एमसीएस क्लासेस न्यू कंटेंट। कहाँ पे? टेलीग्राम में। उसकी लिंक दी हुई है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहां से क्या कर सकते हैं? पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ कि मध्य प्रदेश के किन किन क्षेत्रों में कौन कौन सी जनजातियां निवास करती। चलो एक बार फिर से देख लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले पूर्वी प्रदेश में जनजाति, पूर्व प्रदेश में। ठीक है, तो कौन कौन से जिले आते हैं? सीधी, सिंगरौली, शहडोल, कटनी, उमरिया, अनूपपुर। ठीक है, कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है यहाँ पे? 14% जनसंख्या निवास करती है। कौन कौन सी जनजाति है? कोल, बैगा और कंवार। कौन सी? कोल, बैगा और कंवार। दूसरी जन जनजाति प्रदेश में आते हैं हम लोग, तो उसका नाम क्या है? दक्षिणी जनजाति प्रदेश। कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है यहाँ पे? 28.83% जनसंख्या निवास करती है। क्लियर। कौन कौन से जिले आते हैं? तो मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल। और कौन कौन सी जनजातियां? गोंड, भारिया, कोरकू, बैगा, भूमिया, परधान। इतनी जनजातियां हैं। ठीक है, इसके पश्चात तीसरा प्रदेश है पश्चिमी जनजाति प्रदेश। कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 20.7% जनसंख्या निवास करती है। कितने जिले आते हैं इसमें? 4 जिले आते हैं। झाबुआ, अलीराजपुर, धार और बड़वानी। और जो चौथा प्रदेश होता है उसको अन्य जनजाति प्रदेश बोलते हैं। कितनी प्रतिशत जनसंख्या है यहाँ पे? कितनी पॉपुलेशन है यहाँ पे? 2.3% पॉपुलेशन है इनकी। और कौन कौन से जिले आते हैं? श्योपुर और शिवपुरी। और कौन कौन सी जनजाति है? सहरिया और पारधी। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इतना ही यहाँ से अब पूछा जाएगा कि बैगा किस क्षेत्र में निवास करती है, तो आपको लगाना पड़ेगा पूर्वी और दक्षिणी प्रदेश दोनों में निवास करती है। क्लियर, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। खैर हम लोग वो क्वेश्चंस भी करेंगे क्या? एमसीक्यू क्लासेस में। ठीक है, अब इसका चलिए दूसरा टॉपिक है जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। ठीक है, देखो अब हम क्या क्या पढ़ेंगे इसमें। देखो, मध्य प्रदेश की जनजातियां, एक परिचय, मतलब कि समस्त जनजाति पढ़ेंगे कि कौन सी जनजाति में कौन सी प्रथा विद्यमान है, वो किस प्रथा से विवाह करते हैं, किस प्रकार के वो देवताओं की पूजा करते हैं, किस प्रकार के उनके उत्सव होते हैं। ठीक है, कौन कौन सी उनकी उपजातियां हैं, इन सब चीजों को कवर करेंगे। प्रमुख जनजाति हुई गोंड, भील, बैगा, गोरखू, भारिया, कोल। कोल हो गई। ठीक है, इतनी हम प्रमुख जनजातियों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। और फिर उनकी स्थिति किसके अनुसार? 2011 की जनगणना के अनुसार, ये भी देखेंगे। और अन्य तथ्य भी इनमें हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, जनजातियों के आयाम में। क्लियर। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्या, मध्य प्रदेश की जनजातियों के संवैधानिक प्रावधान या फिर जनजाति से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो संविधान में परिभाषा दी हुई है। कहाँ पे दी हुई है संविधान में परिभाषा इनकी?
तो आर्टिकल 366 के 25 में दी हुई है। कहाँ पे? आर्टिकल 366 के सब क्लॉज 25 में जनजाति के जो समूह होंगे उनको वर्णित करने का दिया गया है, ठीक है, परिभाषा की कौन जनजाति होंगी, ठीक है। और 366 के 24 में क्या, एससी की परिभाषा दी हुई है। क्लियर? तो यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। देखो, ये एससी और ये एसटी, ये कंपेरिजन इसलिए कराया गया ताकि आपको जनसंख्या याद रहे, है ना। तो देखो, संविधान में कहाँ कहाँ वर्णित है, 341 के अंतर्गत इनको अधिसूचित किया जाता है, किसको, एससी को, जबकि एसटी को 342 के अंतर्गत क्या किया जाता है, अधिसूचित किया जाता है। क्लियर? अब इनकी जनसंख्या कितनी है, एससी की जनसंख्या कितनी है, 15.6% इनकी जनसंख्या कितनी, 15.6%, जबकि 21.1% जनसंख्या किसकी है, एसटी की है, मतलब कि अनुसूचित जनजाति की है। और सर्वाधिक जनसंख्या आपको एससी की कहाँ देखने को मिलेगी, इंदौर में, जबकि वही एसटी की सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ देखने को मिलेगी, इंदौर के जस्ट बाजू में, धार में, ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या एससी की कहाँ पर है, झाबुआ में है, और न्यूनतम जनसंख्या एसटी की कहाँ पर है, भिंड में है, ठीक है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन था, तो ये देखना अनिवार्य था। क्लियर? चलिए, अब आते हैं हम लोग संविधान में कहाँ कहाँ इनका वर्णन है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल है। ये आर्टिकल है, ठीक है, कि यहाँ पर आपको जनजातीय सारे प्रावधान देखने को मिलेंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कहाँ पे, संविधान में कितने भाग हैं। सबसे पहले तो 12 भाग हैं। कितने? 12 भाग हैं, ठीक है, 12 भाग। और ठीक है, सॉरी, 22 भाग हैं संविधान में। कितने? 22 भाग हैं, और 12 अनुसूची है, ठीक है। कितनी अनुसूची है? 12 अनुसूची है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अनुसूची। अनुसूची में कौन कौन सी अनुसूची जो जनजातियों से संबंधित है। सबसे पहले पांचवी अनुसूची। कौन सी अनुसूची? पांचवी अनुसूची, आईएमपी है ये, ठीक है। इसमें क्या कहा गया, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के बारे में कहा गया है। इसमें कौन सी अनुसूची में? पांचवी अनुसूची में, ठीक है। अनुसूचित जनजाति मतलब कि अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित नियंत्रण के बारे में कहा। क्लियर? ठीक है, पांचवी अनुसूची में। अब इसके पश्चात और कहाँ पे वर्णित है, छठवीं अनुसूची, ठीक है। कहाँ पे? छठवीं अनुसूची। तो छठवीं अनुसूची में क्या है, देख लेते हैं। छठवीं अनुसूची में अमे मित्रों मतलब कि असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, त्रिपुरा के जो जनजातीय प्रदेश हैं उनमें किस प्रकार प्रशासन होगा, उसका वर्णन किसमें, छठवीं अनुसूची में। किसमें? छठवीं अनुसूची में, ठीक है। तो असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, त्रिपुरा की जो जनजातियों का वर्णन है या उनके प्रशासन का जो वर्णन है, कि कौन सी अनुसूची में, छठवीं अनुसूची में। बहुत ही आईएमपी आर्टिकल है ये, ओ अनुसूची है, आपको याद रहना चाहिए। तो कौन कौन सी अनुसूची हो गई, पांचवी अनुसूची हो गई और छठवीं अनुसूची हो गई, ठीक है। अब इसके पश्चात कहाँ पर, 11वीं अनुसूची में, इसमें 11वीं अनुसूची में पंचायत में जो रिजर्वेशन दिया जाएगा, एस टी एस सी का रिजर्वेशन है ना, आर्टिकल 243 का डी, याद होगा आपको, है ना। कहा 11वीं अनुसूची में भी वर्णन है इनका। यदि कभी देखो, अब वैसे तो यदि ये क्वेश्चन यहाँ से आता है कि अनुसूचियों, कौन कौन सी अनुसूचियों में जनजातियों से संबंधित है, कौन कौन सी अनुसूची जनजाति से संबंधित है, तो आपको बताना पड़ेगा पांचवी, छठवीं और 11वीं, 12वीं। अब 12वीं अनुसूची में क्या, जो नगरीय निकाय है उसमें भी तो रिजर्वेशन की बात कही गई है ना, एस टी एस सी के लिए, ठीक है। और इसका आर्टिकल क्या है, 243 के टी में है। क्लियर? ये हो गई क्या, अनुसूचियों से संबंधित, मतलब जनजाति से संबंधित अनुसूची में कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं। क्लियर? ये हो गया अनुसूची। अब जो 22 भाग है उसमें किन किन भागों में कहा गया मतलब किन किन भागों में अनुसूचित जनजातियों का वर्णन है। तो सबसे पहले मौलिक अधिकार में, ठीक है, मौलिक अधिकार में वर्णन है। अभी हम लोग डिटेल पढ़ेंगे तो आपको समझ में जाएगा। इसके पश्चात क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के पश्चात भाग 5 में संघ, संघ है ना, भाग 5 का शीर्षक, इसमें क्या है, लोकसभा में, लोकसभा की सीट में क्या है, आरक्षण दिया जाएगा, है ना।
आपको याद होगा कि एसटी के लिए कितनी है 47, और एसटी के लिए अभी संख्या मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन अपन देख लेंगे इसको, ठीक है। लोकसभा में आरक्षण है एसटी के लिए और एससी के लिए। इसके पश्चात क्या है, छठवां भाग, इसमें क्या है, राज्य है। राज्य की विधानसभा में आरक्षण दिया गया है अनुसूचित जाति जनजातियों को, ठीक है। इसके पश्चात भाग 9, पंचायतों में भी आरक्षण है। इसी का साइन ए मतलब कि नगरीय निकाय से संबंधित, इसमें भी आरक्षण की बात की गई, जो मैंने आपको अनुसूची में बताया, ठीक। इसके पश्चात भाग 10, भाग 10 क्या बोलता है, अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों प्रशासन से संबंधित प्रावधान करता है, ठीक है, कि वहां का प्रशासन किस प्रकार से संचालित होगा। इसके पश्चात भाग 16 क्या है, भाग 16, भाग 16 में क्या है, कुछ वर्ग से संबंधित विषय उपबंध, ठीक है। इसमें क्या है, आर्टिकल 330 से लेकर के 342 तक के, इसी में आपको जनजाति आयोग, ठीक है, जनजातियों की परिभाषा, इन सब चीज से आर्टिकल आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब हम उन्हीं आर्टिकल्स को क्या, अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब कौन कौन से आर्टिकल है, सबसे पहले आर्टिकल 14, ये किसकी बात करता है, विधि के समक्ष समता की बात करता है, विधि के समक्ष समता की बात, यानी कि सभी लोग विधि के समक्ष एक समान होंगे, ठीक है। इसके अपवाद भी हैं, लेकिन अभी आपको यही याद रखना, आर्टिकल 14, ठीक है। इसके पश्चात आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 क्या बोलता है, धर्म जाति प्रजाति नस्ल लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसके आधार पर, 5 प्रकार से भेदभाव नहीं किया जाएगा, धर्म, नस्ल, जाति, ठीक है, लिंग इत्यादि के आधार पर क्या नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन वही आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 4 क्या बोलता है, एस टी एस सी के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं, एस टी एस सी के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं, ठीक है। और वही आर्टिकल 15 का 5 क्या बोलता है, कि शैक्षणिक संस्थानों में एस टी एस सी के लिए क्या सीटों का रिजर्वेशन है, शैक्षणिक संस्थानों में एस टी एस सी के लिए आरक्षण की बात करता है, ठीक। कौन, आर्टिकल 15 का 5। इसके पश्चात आर्टिकल 16, अब आर्टिकल 16 क्या बोलता है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता है। लोक नियोजन यानी कि सरकारी नौकरियों में क्या विशेष अवसर की बात करता है, ठीक है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता है, अवसर की समता आर्टिकल 16 कहता है। अब आर्टिकल 16 का जो सब क्लॉज 4 ए है, वो क्या बोलता है, कि पदोन्नति में आरक्षण दिया जाएगा, इसको एस टी एस सी पदोन्नति में, यानी कि आप एक बार नौकरी में लग गए, अब उसके पश्चात आपको आपकी पद श्रेणी को बढ़ाना है, तो उसमें भी आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा, ठीक है। इसके पश्चात आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 4 का बी, अब ये क्या बोलता है, कि बैकलॉग पदों की भर्ती की जाएगी, ठीक है, बैकलॉग पदों की भर्ती, इसकी बैकलॉग पदों की भर्ती है ना, इससे संबंधित है। इसके पश्चात आर्टिकल 17 क्या बोलता है, अस्पृश्यता का अंत किया जाएगा, ठीक है, अस्पृश्यता का अंत। इसके लिए कौन सा अधिनियम बना था, नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1955 बना था, ठीक है। इसके पश्चात आर्टिकल क्या है, 21 का ए, क्या बोलता है, आर्टिकल 21 का ए, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है, क्या है, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, बहुत ही आईएमपी है ये। इसके लिए क्या कब आया था, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बनाया गया था इसके लिए, क्लियर। चलिए ये हो गया, कहाँ वहां तक पहुंच गए हम लोग, 21 के आ तक के। अब देखते हैं आर्टिकल 25, ठीक है। आर्टिकल 25 क्या बोलता है, कि अंतःकरण की स्वतंत्रता है एवं धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता एवं अंतःकरण की स्वतंत्रता एवं धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता, अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता, ठीक। इसके पश्चात क्या, आर्टिकल 26 धार्मिक, क्या है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, ठीक है, कि सब प्रत्येक धर्म अपने अपने हिसाब से अपने धर्म को क्या कर सकते हैं, क्या प्रबंधित कर सकते हैं, ठीक है। इसके पश्चात आर्टिकल 40, आर्टिकल 40 क्या बोलता है, अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि की जाएगी, किसके द्वारा, राज्य के द्वारा,
किसके किस किसके लिए? SC ST तथा जो अन्य दुर्बल वर्ग है या पिछड़े वर्ग है, यहाँ दुर्बल वर्ग लिखा है, उनके शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की क्या की जाएगी? अभिवृद्धि या आपूर्ति की जाएगी। किसके द्वारा? राज्य के द्वारा। एक उसके पश्चात आर्टिकल 164 क्या बोलता है कि राज्यपाल के द्वारा जनजाति इसके राज्यपाल के द्वारा जनजातियों के उत्थान के लिए पृथक से मंत्री की नियुक्ति की बात करता है। ठीक है, जनजाति कल्याण मंत्री की बात करते हैं, जनजाति कल्याण मंत्री, या फिर पृथक से एक मंत्री बनाया जाएगा इनके कल्याण के लिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए। क्लियर। इसके पश्चात आर्टिकल 243 का डी रिजर्वेशन की बात करता है, किसमें? पंचायतों में क्या मिलेगा इनको? आरक्षण दिया जाएगा, क्योंकि इनका प्रतिनिधित्व समाज में अनिवार्य है और राजनीति में भी अनिवार्य है। इसके पश्चात आर्टिकल 243 का डी नगरीय निकायों में आरक्षण की बात करता है। ठीक है, इसके पश्चात आर्टिकल 230 किसकी बात करेगा? ये लोकसभा की सीट में आरक्षण। किसमें? लोकसभा की सीट में आरक्षण। किसमें? लोकसभा की सीट आरक्षण की बात करता है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 243। फिर से देख लेते हैं। तो आर्टिकल 25 क्या बोलता है? अंतःकरण की स्वतंत्रता की बात करता है। ठीक है, आर्टिकल 26 क्या बोलता है? धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है प्रत्येक व्यक्ति को। ठीक है, उसमें अनुसूचित जाति जनजाति सबको ही आ जाते हैं। ठीक है, इसके पश्चात आर्टिकल 46 क्या बोलता है? आर्टिकल 46 बोलता है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अन्य जो अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी प्रावधान की बात करता है। ठीक है, क्लियर। ठीक है, देखो कितना रिजर्वेशन दिया गया है लोकसभा की सीट में। एसटी को, एसटी कितनी? 47 सीट होंगी। ठीक है, और एससी की कितनी सीट होंगी? 84 सीट होंगी। किसकी? एससी की। क्लियर। तो ये रिजर्वेशन कहाँ दिया गया? लोकसभा में। और जबकि आर्टिकल 332 का अर्थ है कहाँ पे? बताओ। विधानसभा की सीट में आरक्षण। इसमें विधानसभा की सीट। क्लियर। इसमें विधानसभा की सीट में आरक्षण, जैसे मध्य प्रदेश की विधानसभा, इसमें एसटी कितने होंगे? 47 होंगे और एससी कितने होंगे? 35 है। क्लियर। तो ये रिजर्वेशन दिया गया। ठीक है, इसके पश्चात आर्टिकल 335 क्या बोलता है? जो एस टी एस सी है वो आरक्षण के लिए क्या कर सकते हैं? दावा कर सकते हैं। एस टी एस सी है वो आरक्षण के लिए दावा कर सकते हैं। क्लियर। इसके पश्चात आर्टिकल 338 आर्टिकल 338 क्या बोलता है? एससी के लिए क्या होगा? आयोग होगा। और वहीं आर्टिकल 338 का इसकी बात करता है? एसटी आयोग की बात करता है। क्लियर। एसटी आयोग की बात करेगा। फिर आर्टिकल 341 क्या बोलता है? एससी की परिभाषा। ठीक है, और आर्टिकल 342 एसटी की परिभाषा। क्लियर। इसके पश्चात आर्टिकल 366 का सब क्लॉज 24 क्या बात करेगा? राष्ट्रपति के द्वारा किसको अधिसूचित किया जाएगा? एससी को अधिसूचित या शेड्यूल्ड किया जाएगा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा एससी को। और उसी प्रकार राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 366 के 25 में एसटी को क्या किया जाएगा? अधिसूचित किया जाएगा। क्लियर। चलिए, इसके पश्चात आर्टिकल 371 ये क्या बोलेगा? विशेष उपबंध किए जा सकते हैं। किसके लिए? जनजातियों से संबंधित विशेष उपबंध की बात करता है। कौन सा? आर्टिकल 371। ठीक है, सॉरी, आर्टिकल 371 किसकी बात करेगा? विशेष उपबंध कर किया जा सकता है। किसके लिए? जनजातियों के लिए। इसके पश्चात यहाँ पे आर्टिकल वर्णित नहीं है। आर्टिकल 244 ये किसकी बात करेगा? अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन से संबंधित कौन सा? आर्टिकल 244। ठीक। फिर आर्टिकल 275 किसकी बात करेगा? तो संविधान की पांचवी छठवीं जो अनुसूची है, इसमें संविधान की पांचवी छठवीं अनुसूची में एस टी एस सी को अनुदान की बात करता है।
कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 275 किसको? पांचवी छठवीं सूची में जो भी अनुसूचित क्षेत्र वर्णित किए गए हैं उनको अनुदान देने की बात करता है कि वो अपने विकास को क्या कर सके, सुनिश्चित कर सके। क्लियर? और आर्टिकल 350 इसको भी आप देख सकते हो, प्राथमिक स्तर में मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी। जो प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा है उसे मातृभाषा में देने का प्रावधान कर कौन सा आर्टिकल करता है? आर्टिकल 350 कर। इसलिए ये हो गया क्या, आईएमपी सारे आर्टिकल। और यहाँ तक की चीजें आपको क्या हुई होंगी, क्लियर हुई होंगी। देखिए यहाँ से एक डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है, यहाँ से कैसे मिलेंगे आपको, डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। और ये नहीं कि ये हवा में बातें हो रही हैं, ठीक है, ये क्लियर कट है, यहाँ से क्वेश्चंस आने तय है। अब हम लोग एक और देख लेते हैं कि आर्टिकल 371 हम लोग ने विशेष उपबंध देखे, ठीक है। अब इसके जो भी सब क्लॉसेस हैं, ठीक है, जैसे हम लोग बात करें 371 का ये किसकी बात करेगा, तो नागालैंड से संबंधित प्रावधान है, नागालैंड से संबंधित प्रावधान 371 का आ, 371 का खा, किससे संबंधित है? 371 का खा असम से संबंधित है, इससे असम से संबंधित विशेष प्रावधान की। फिर आर्टिकल 371 का सी, किससे संबंधित है? ये मणिपुर से संबंधित है। बहुत ही आईएमपी अभी आपने सुन, बहुत ही चर्चे में ये कुकी और मैती जनजाति का संघर्ष चल रहा है यहाँ पर मणिपुर में, यहाँ पे मणिपुर में, ठीक है। इसके पश्चात आर्टिकल 371 का डी, आर्टिकल 371 का डी, डी तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है, ठीक है, उसको याद रखने की आवश्यकता है। फिर हाँ, आर्टिकल 371 का एफ याद रखना है आपको, सिक्किम से संबंधित विशेष प्रावधान किए जाए, ठीक है। इसके पश्चात आर्टिकल 371 का जी, ठीक है, क्या जी, किससे? मिजोरम से संबंधित है, किससे? मिजोरम से संबंधित है। उसी प्रकार आर्टिकल 371 एच किससे संबंधित है? ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। क्लियर? चलिए, ये हो गए आपके आईएमपी, आईएमपी के सारे आर्टिकल्स जो अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। क्लियर? यहाँ से क्वेश्चंस आने तय है। बाकी आपको जब हम आयोग पढ़ाएंगे तो उसमें विस्तार से आपको एसटी आयोग बताएंगे कि उसका अध्यक्ष कौन है, कैसे आयोग काम करता है, कब गठित हुआ। क्लियर? ठीक है। देखिए हमने उन्हें क्या क्या पढ़ दिए। सबसे पहले हमने मध्य प्रदेश में जनजातियों का भौगोलिक विस्तार पढ़ लिया कि कहाँ कहाँ पर जनजातियों की प्रधानता है। तो चार क्षेत्र पढ़े, पूर्वी जनजाति प्रदेश, दक्षिणी जनजाति प्रदेश, पश्चिमी जनजाति प्रदेश और अन्य जनजाति प्रदेश, ठीक है। इसके पश्चात हम लोग ने पढ़े क्या, अनुसूचित जनजातियों से संबंधित प्रमुख संवैधानिक प्रावधान। सबसे पहले हम लोग ने क्या पढ़े, अनुसूची पढ़े, ठीक है। 12 अनुसूची में कौन कौन सी अनुसूची में जनजातियों से संबंधित प्रावधान किए गए? तो पांचवी अनुसूची है उनसे संबंधित, ठीक है। छठवीं अनुसूची है जनजातियों से संबंधित, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची। इसके पश्चात फिर हम लोगों ने क्या देखे, कौन कौन से भाग में जनजातियों का वर्णन किया गया, ठीक है, जनजातियों से रिलेटेड है। तो सबसे पहले भाग 3 मौलिक अधिकार, भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 5 संघ, संघ में भी किसमें, लोकसभा की सीट में रिजर्वेशन की बात करता है। भाग 6 राज्य विधानसभा की सीट में रिजर्वेशन की बात कर। भाग 9 पंचायत, पंचायत में रिजर्वेशन की बात की गई है। भाग 9 के ए में नगरीय निकायों में रिजर्वेशन की बात की गई है। इसके पश्चात भाग 10 जनजाति से संबंधित विशेष उपबंध किए जा सकते हैं। भाग 16 आयोग से संबंधित रिजर्वेशन की बात करता है। ये कितने हो गए भाग। अब इसके पश्चात आर्टिकल, आर्टिकल हम लोग देख रहे हैं, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, ठीक है, आर्टिकल 16 पचास, 16 का 4 ए, 16 का 4 बी, 17, 21 का ए, ठीक, इसका ए की बात करता है, ठीक। और फिर क्या है, आर्टिकल 25, ठीक है, आर्टिकल 26, आर्टिकल 46, आर्टिकल 164 का एक, ठीक है, आर्टिकल 243 डी, आर्टिकल 243 टी, 330, ठीक, 332, 335, ठीक। फिर 338, 338 का ए, 341,
342, अनुच्छेद 366 का 24, 366 का 25, अनुच्छेद 371 और 71 के सब क्लॉज ए। 371 का ए नागालैंड से संबंधित है, 371 का बी असम से संबंधित है और 71 का सी मणिपुर से संबंधित है, 71 का एफ सिक्किम राज्य से संबंधित है और 71 का जी किससे संबंधित है, मिजोरम से और 71 का एच किससे, अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। इसी प्रकार आर्टिकल 244 क्या बात करती है कि अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की बात करती है। ठीक है, वहीं उसी प्रकार 275 किसकी बात करते हैं, संविधान की 5वीं 6वीं अनुसूची जो एसटी एससी को अनुदान देने की बात करता है। कौन सा, आर्टिकल 275। क्लियर। चलिए, ये हुआ क्या आज का हमारा टॉपिक। जो पहला टॉपिक था हमारा, जैसे कि आपको जो थंबनेल था हमारा क्या, मध्य प्रदेश में जनजातियों का भौगोलिक विस्तार, ठीक, और क्या जनजाति से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। ठीक है, अब इसके पश्चात क्या है, मध्य प्रदेश की जो दूसरा जो हमारा टॉपिक है, क्या है दूसरा टॉपिक, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां। ठीक है, उस एक एक जनजातियों को विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। विशेष पिछड़ी जनजाति एवं घुमंतु घुमंतु जातियां मध्य प्रदेश के कल्याण से संबंधित योजना, ये दूसरा टॉपिक है। ठीक है, तो हम लोग इसी में हर जनजाति को विस्तार पूर्वक और समग्र अध्ययन करेंगे। ठीक है, और तीसरा जो इसका टॉपिक है क्या है, मध्य प्रदेश की जनजाति संस्कृति, जिसमें परंपरा, विशिष्ट कला, त्योहार, उत्सव, बोली एवं साहित्य। तो हम जब एक एक जनजाति पढ़ेंगे तो उसमें ही हम उनकी क्या क्या पढ़ लेंगे, परंपराएं पढ़ लेंगे, कौन कौन सी कला प्रचलित है उनमें, कौन कौन से त्योहार मनाते हैं वो, कौन कौन से उत्सव मनाते हैं, क्या उनकी बोली और क्या उनके साहित्य है, इनका भी अध्ययन कर लेंगे। और इसके पश्चात जो नेक्स्ट जो टॉपिक है, चौथा टॉपिक है क्या, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की जनजातियों का भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान एवं राज्य के प्रमुख जनजाति व्यक्तित्व और मध्य प्रदेश में जनजाति से संबंधित प्रमुख संस्थान, संग्रहालय, प्रकाशन और मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति एवं साहित्य का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे हम लोग। ठीक है, इस टॉपिक में, और संभव है कि हम इसे 10 लेक्चर में खत्म करने की कोशिश करें, 10 लेक्चर में। ठीक है, क्योंकि जल्दी जल्दी होगा और हम इतने सारे हम फैक्ट पढ़ेंगे। और सबसे ऑथेंटिक फैक्ट की जो किताब आती है, किस कौन सी, मध्य प्रदेश ग्रंथालय या मध्य प्रदेश एकेडमी जो है, हिंदी ग्रंथ एकेडमी है, 1969 में जो स्टेब्लिश हुई थी, उसके सोर्स का हम लोग क्या करेंगे, अपने ऑब्जेक्टिव और कंटेंट में क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, और यही सबसे ऑथेंटिक सोर्स होता है पढ़ने का। चलिए, ठीक है, आज की क्लास को हम लोग यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास मैंने आपको बता दिया, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियों को हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ठीक है, देखो जैसे कि यहाँ है मध्य प्रदेश की जनजातियों के एक परिचय, तो आपको ये भी बताया जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग एमसीएस क्लासेस।